नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि अब दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज अहम खबरें कौन कौन से आई हैं और मार्केट के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर। लेकिन चलिए सबसे पहले मार्केट पर एक चेक ले लेते हैं। आज एक्सपायरी का दिन था और अच्छी मजबूती के साथ आज बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली है और किस तरह का कारोबार रहा ये समझ लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका बताइए। जी देखिए, बिल्कुल आज बाजार में एक थोड़े से गैप के साथ ओपन अप हुई मार्केट। बड़ा लेवल जो था वो 15,350 को सपोर्ट बचाना था, वो सपोर्ट था, उसके पास बाजार आया ज़रूर, छुआ ज़रूर। वॉलेटिलिटी बाजार में इतनी हावी थी, दोनों तरह के मूव्स आपने ट्रेडर्स को आज देखते हुए देखे होंगे। 1 बजे के करीब तो आपने गेन्स इरोड किए थे, इनफैक्ट बाजार नेगेटिव हो गया था और जिस स्पीड से 200-250 पॉइंट्स सिर्फ बैंक निफ्टी पर ही गिर गया था, आपको लग रहा था कि शायद अहम सपोर्ट टूट जाएंगे, लेकिन बाजार ने उन मूव्स को सस्टेन किया, उन लेवल्स को प्रोटेक्ट किया, सपोर्ट को बचाया और इनफैक्ट उससे बढ़त भी ली। 15,600 के पास, लगभग 15,550 के आसपास अब सेटल हुआ है बाजार। आप निफ्टी को देख रहे हैं, यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और क्लियरली आज जो बड़े मूव्स निकल कर आए हैं वो 2 स्पेसेस से निकल कर आए हैं। पहला है ऑटो। मारुति सुजुकी ने आज कंप्लीटली सरप्राइज किया। वन ऑफ द लीडर, जो सबसे बड़े बाजार में लीडरशिप जहां से आई वो ऑटो पैक से आई। रिलायंस हालांकि आज बिल्कुल बैकफुट पे था, लेकिन मारुति सुजुकी मेजरली ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक येन, उसके चलते इनकी इनपुट कॉस्ट और कम होती है। हेडविंड्स कई सारे जो अब ऑटो पैक के लिए टेलविंड्स हो गए हैं। कंज्यूमर कमोडिटी यूजर है ये और कमोडिटी प्राइसेस लगातार फॉल करें, तो ये थीम लगातार इसी पर आपको बाजार में मारुति सुजुकी, हीरो मोटो, आयशर, अशोक लेलैंड, तो यानी ऑटो स्पेस में आप कोई भी कैटेगरी हो, पैसेंजर हो या फिर कमर्शियल हो या फिर 2 व्हीलर स्पेस हो, सभी में तेजी देखने को मिली। सो ये एक पैक था जिससे लीडरशिप देखने को मिली। दूसरा पैक आपको अब जो थीम दिख भी रही है वो क्योंकि क्रूड में जो क्रैकडाउन है उसका फायदा आपको पेंट काउंटर्स में दिखता है। एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स आपको आज तेजी के साथ दिखाई दिए। टायर स्टॉक्स में अब आपको मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहा है। सीएट, एमआरएफ, अपोलो टायर, इनको हम ट्रैक भी कर रहे थे, लगातार बात हो रही थी। सो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर आपने देखा होगा कि मूव्स आए और साथ ही अब बहुत हद तक वैल्यू कंफर्ट दिख रहा है, टेक्निकल बाउंस बैक दिख रहा है आईटी में एक्सपर्ट्स को। आज आपने टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन सभी को यहाँ इस बढ़त में आज की जो तेजी थी उसमें पार्टिसिपेट करते हुए देखा। और मिड कैप आईटी में भी आपको काउंटर्स लाइक इन्फोसिस हो, परसिस्टेंट हो, माइंडट्री, कोफोर्ज जैसे काउंटर, कोफोर्ज में तो पिछले पूरे हफ्ते हमने तेजी देखी, इनमें अब आपको फिर से मूव्स दिख रहे हैं। एक्सेंचर के नंबर्स हैं, अच्छी गाइडेंस की बात हो रही है और इसके चलते आपको फिर से टेक्नोलॉजी में एक रिवाइवल दिख रहा है। तो क्लियरली बाजार अभी फिलहाल एक तेजी के, एक रीबाउंड के मोड में दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं 15,500 ये एक अच्छा लेवल था, यानी अब एक नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव बाजार जरूर गियर अप कर सकता है यहाँ से। बिल्कुल, तो ये आज दिन भर का कारोबार अभी हम थोड़ी देर पहले प्रियंका से समझ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी अच्छी ओपनिंग आज के दिन देखने को मिली और हमने देखा कि लगभग सभी इंडेक्स आज हरे निशान में ही बंद हुए। ऑयल एंड गैस को छोड़कर और एनर्जी पैक को छोड़कर, जहाँ पर की हल्की वीकनेस थी, बाकी सभी सेक्टर आज हरे निशान में ही कारोबार करते हुए दिखाई दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों पर भी फोकस करते हैं। और आज व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के आशीष सोमैया ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में निवेश का ये सुनहरा मौका है। उनके मुताबिक एफआईएस के रडार पर भारतीय बाजार है। तो ध्यान में हमको ये रखना है कि भाई फंडामेंटल्स जो हैं उसमें हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड से या यूएस से फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं है। फिलहाल हमको मार इसलिए पड़ रही है क्योंकि फ्लोज में हम फुल्ली इंटीग्रेटेड है। तो अगर बाहर के कारणों की वजह से यहाँ पे बिकवाली होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि नॉन डेडिकेटेड फंड्स में बिकवाली हो रही है, इंडिया डेडिकेटेड फंड्स में बिकवाली एक्चुअली नहीं हो रही है। तो ये बताता है कि भाई फंडामेंटली हम पूरी तरह से जितना सोचते हैं उतना कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फ्लोज में मैं मानता हूँ फुल्ली कनेक्टेड है। और क्योंकि हम फ्लोज में फुल्ली कनेक्टेड है इसीलिए तो हमको ये मौका मिल रहा है। तो और 5-10% डाउनसाइड की चिंता नहीं करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमको फायदा लेना चाहिए। और अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, टेपर टैंट्रम, कोविड, कोई भी एग्जांपल दीजिए, हमेशा यही समझ में आया है कि बाहर के कारणों या बाहर के पैनिक की वजह से यहाँ पे जब सेलिंग होती है तो उसके बाद 1 साल में समझ में आ जाता है कि भाई सुनहरा मौका था, हमने मिस कर दिया। तो फायदा लेना चाहिए। या मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टर्स को इंडिया में बारे में बताने का, तो डेफिनेटली क्या है कि इंडिया में जो इंटरेस्ट है वो एक तरीके से कभी कभी सिक्लिकल भी होता है। और जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं इनको दुनिया भर में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है,
इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज फॉर देम। तो जैसे मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मिडिल ईस्ट में या जीसीसी कंट्रीज में, उसमें एक रिन्यूड इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं कि भाई, और देखिए बाहर जो है हम सब जानते हैं कि जैसे इंडिया में अगर मैं ट्रैवल करूं तो कई मेरे दोस्त होते हैं जो मुझे चाय पीने के लिए बुला भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं बाहर के लोगों की बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई अपॉइंटमेंट देता है मतलब इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर हम इंडिया से उड़ के वहां जाते हैं तो उनको कोई हमारे साथ चाय पीने का शौक तो होता नहीं है। तो वहां पे मैं समझता हूँ कि अगर कोई अपॉइंटमेंट देता है और आपसे महीने 2 महीने में बात करता है, मतलब कि डेफिनेटली इंडिया रेडार पे है और उनको इंडिया में पैसा लगाने में इंटरेस्ट बन रहा है। बिल्कुल, तो ये थे मार्केट एक्सपर्ट आशीष समैया वाइटो कैपिटल मैनेजमेंट के, जिनका कहना था कि एफआईएस की रडार पर भारतीय बाजार हैं इस वक्त, तो वहाँ पर निवेश काफ़ी उनको अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। चलिए कुछ मैनेजमेंट से भी उनकी राय भी सुन लेते हैं। कॉर्पोरेट चैट में एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी से हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने खास बातचीत किया, ये आपको सुनवा देते हैं उनका क्या कहना था। अभी तक डिमांड में कोई कमी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, और क्रेडिट ग्रोथ जो कि पिछले Q4 से लास्ट ईयर की पिकअप कर रही है। Q4 हमारे लिए बहुत अच्छा क्वार्टर गया था, और इस बार भी इस क्वार्टर में भी अभी तक क्रेडिट ग्रोथ में हमें कोई कमी या कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है। उसकी बुनियादी वजहें हैं, जैसे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 75% हो गया है, और जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इसके आसपास पहुंचता है तो कॉर्पोरेट्स अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, और ये चीज़ हम इस बार देख रहे हैं। तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट पिकअप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और उसकी फंडिंग भी बराबर जारी है, वो पिछले साल भी जारी थी, और कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर लोन्स में भी अभी तक कोई फर्क नहीं दिख रहा है। आगे चल करके जैसे रेट हाइक किक इन करेंगी, ये रेट हाइक्स भी रीसेंट हैं, ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि मई में बड़ी हाइक हुई थी, फिर जून में हुई है, और आगे अगर कुछ होगी तो इसका असर थोड़ा टाइम बाद ही आएगा। अभी तक हमें इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत ही अच्छी आपने पॉजिटिव बात पे शुरुआत की बातचीत। इनफैक्ट हम कल ही डेटा देख रहे थे कि क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में वो 3 ईयर हाई पे पहुंच गई है 13.1%। तो आपको लगता है, आपने भी उसी का जिक्र किया कि ये अपवर्ड ट्रेंडिंग है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर साहब ने भी ये बोला था सिस्टम में बहुत अच्छी क्रेडिट ग्रोथ के संकेत दिख रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये 13% आ गई, ये 3 ईयर हाई, ये पेस इसका ऊपर नीचे हो सकता है बट ट्रेंड ऊपर की तरफ बना हुआ है? जी, हमारा यही मानना है, क्योंकि हमारे यहाँ क्रेडिट ग्रोथ में रिटेल साइड में क्रेडिट ग्रोथ तो बराबर चल ही रही थी। इसमें मोर्गेज लोन हो या दूसरे पर्सनल लोन हो, इसमें कोई कमी नहीं थी। कॉर्पोरेट ग्रोथ जरूर पिछले 2 सालों से बहुत ही टिपिड थी और बहुत ही कमजोर थी, और वो अब पिकअप कर रही है। तो जब कॉर्पोरेट ग्रोथ और रिटेल ग्रोथ साथ में पिकअप करते हैं तो 10-11% से ऊपर की क्रेडिट ग्रोथ बड़ी लाजमी है। तो हमारे हिसाब से ये क्रेडिट ग्रोथ फ्यूचर में भी इसी तरह चलती रहेगी। बहुत बढ़िया। तिवारी जी, थोड़ा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बताएं। रिटेल ग्रोथ बिल्कुल सही है आपकी, बहुत स्ट्रांग थी, हेल्दी थी। कॉर्पोरेट लोन्स जो हैं, चाहे वो वर्किंग कैपिटल लोन्स हो, चाहे वो कैपेक्स रिलेटेड लोन्स हो, क्या उनकी इंक्वायरीज बढ़ी हैं? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सूचक होती हैं। आपने बताया कैपेक्स ऑलरेडी 75% में यूटिलाइजेशन पहुंच गया है, और ये वो कंपनीज हैं, हम भी देख रहे हैं, टॉप ऑटो कंपनीज, स्टील कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, सब अब कैपेक्स की भाषा यूज़ कर रहे हैं हमारे चैनल में भी। और ये लोग कैपेक्स तब करते हैं जब 2-3 साल आगे उन्हें बड़ी डिमांड की आशंका है, नहीं तो 11th आवर पे जाके तो प्लांट लग नहीं सकता। तो अगर इस तरह की कोई बातचीत अगर आप हमसे शेयर कर सकें, आपकी कॉर्पोरेट इंडिया से जो बातचीत हो रही है उसके कुछ अगर फीडबैक शेयर करें कि क्या इंक्वायरीज शुरू हो गई हैं बड़े तौर पे? जी, आपने सही कहा, इंक्वायरीज हमारे पास चल ही रही थी, और लोगों के बहुत सारे प्रपोजल भी अप्रूव होके पड़े हुए थे, लेकिन लोग ड्रॉ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कैपेसिटी अभी उस जगह नहीं पहुंची जहां पहुंचनी चाहिए। तो अब ये ड्रॉल शुरू हो गए। आपने जो Q1 में 13% की बात की, या लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ करीब 11% रही है हमारे एसबीआई की, और सिस्टम की भी करीब ऐसे ही 10-11% के आसपास रही है। तो ये जो ग्रोथ है ये अब शुरू हो गई, लोगों ने ड्रॉ करना शुरू कर दिया है, नए प्रपोजल भी आ रहे हैं। तो मतलब आपसे शेयर करूं कि पिछले साल Q4 में हमारे कॉर्पोरेट ग्रोथ 1,54,000 करोड़ थी, तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो इस तरह की जब ग्रोथ होती है तो इसका मतलब है कि ड्रॉल शुरू हो गए हैं, नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, और सारे प्लान्स जो पिछले 1-2 साल से बन रहे थे वो प्लान्स अब जमीन पर उसको किया जा रहा है। तिवारी जी, एक सवाल उठ रहा है मेरे मन में कि ये अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं सेक्टर के लिए ऑन ग्राउंड, और एसबीआई उसका बड़ा हिस्सा का भाग ले रहा है, तो दूसरे बैंक्स और दूसरे लेंडर्स भी काफ़ी अग्रेसिव हो रहे होंगे। कंपेरेटिव इंटेंसिटी कैसी है इस समय ऑन ग्राउंड, इस माहौल के बदलाव को अपॉर्चुनिटी को पूरे तरीके से लेने के लिए? क्योंकि अभी
अभी फॉर एग्जांपल एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो रहे हैं, उन्होंने गाइडेंस दी है कि हम हर 5 साल में एक एचडीएफसी बैंक ऐड करेंगे। दूसरे बड़े पियर्स की ये बात करें तो अग्रेसिव हो रहे हैं। मैं किसी एक कंपनी पे आपका रिएक्शन नहीं चाह रहा हूँ, बट ये समझना चाहता हूँ कि ऑन ग्राउंड कंपेरेटिव लैंडस्केप कैसी है। देखिए, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप तो हमेशा ही इंटेंस रहता है, क्योंकि इंडिया में जो डिमांड रही है वो हमेशा से ही मतलब पिछले 2 सालों से तो एटलीस्ट जो लोन लेने वाले हैं उन स्पेशली कॉर्पोरेट साइड में दे हैड एन अपर हैंड, क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा थी सिस्टम में और ड्रॉल्स हो नहीं रहे थे लोन्स के, तो इसलिए सभी लोग उन्हीं के लिए कम्पीट कर रहे थे। और इसकी वजह है कि आपने सुना होगा कि रिस्क प्राइसिंग की बात भी बीच में उठी कि बहुत कम दरों पे लोगों को लोन, कॉर्पोरेट्स को लोन मिल रहे थे। ये चीज़ अब रेट हाइक के साथ साथ धीरे धीरे सही हो रही है, यानी जो सही प्राइसिंग होनी चाहिए किसी लोन की वो आ रही है। तो कंपटीशन बराबर बना हुआ है, लेकिन ये है कि रेट हाइक के बाद में जो अच्छे क्रेडिट्स हैं उनको बेटर प्राइसिंग मिलेगी, और जो उतने अच्छे नहीं हैं शायद उनमें पास ऑन करने की क्षमता हमें मिलेगी, जो कि अभी तक लिक्विडिटी की वजह से नहीं मिल रही थी। और हिंदुस्तान जिंक में विनिवेश को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार जल्द कंपनी के ओएफएस के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त कर सकती है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए मेघना हमारे साथ जुड़ चुकी है। मेघना, बताइए हिंदुस्तान जिंक के विनिवेश को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, जो गवर्नमेंट का जो स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में वो 29.5% है, और ये हम जानते हैं कि जो वेदांता के साथ जो लिटिगेशन चल रहा था इस स्टेक को लेकर वो 2009 से चल रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये अपना रेजिडुअल स्टेक नहीं सेल कर पा रही थी। तो ये हमने सबसे पहले ये आपके सामने स्टोरी ब्रेक करी थी कि वेदांता अपना आर्बिट्रेशन विड्रॉ करने वाला है, उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल गवर्नमेंट लेने वाली है। तो अब जो कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है उसके बाद जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ये हिंदुस्तान जिंक का अपना जो स्टेक है वो जल्द से जल्द सेल करना चाहती है, और इस पे काम शुरू हो चुका है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स हैं इसके लिए वो 1 मंथ के अंदर ही अंदर अपॉइंट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो 29.5% स्टेक है, तो दीपम जो प्लान कर रही है वो एटलीस्ट 2 to 3 ट्रांचेस में ये ओएफएस के थ्रू प्लान कर रही है अपना स्टेक सेल। और ये हम जानते हैं कि जो करंट टारगेट है इस ईयर का 65,000 करोड़ रुपीज़, जो एलआईसी से जो पहले दीपम सोच रही थी कि वो मीट कर लेगी, वो नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें अपना क्वांटम स्टेक रिड्यूस करना पड़ा एलआईसी में जो उन्होंने सेल किया है, जिसकी वजह से अब उन्हें ये सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि किस तरह से ये 65,000 करोड़ का टारगेट मीट हो। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ये हिंदुस्तान जिंक का जो ओएफएस है वो जल्द से जल्द लाया जाए, इस पर ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स का अपॉइंटमेंट 1 मंथ में हो जाए, और उसके बाद ये कितना स्टेक वो फर्स्ट ओएफएस में लाएंगे वो डिसाइड करेगी। ये 29.5% का जो पूरा स्टेक है इससे लगभग गवर्नमेंट को 40,000 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन ये पूरा स्टेक एक बार में नहीं सेल करना चाहती है, एटलीस्ट 2 to 3 ट्रांचेस आएंगे। तो अब ये देख बाकी रहेगा कि जो 1 मंथ के अंदर जब ट्रांजैक्शन एडवाइजर पॉइंट हो जाते हैं वो एग्जैक्ट क्वांटम क्या डिसाइड करते हैं हिंदुस्तान जिंक का जो ओएफएस के थ्रू वो सेल करेंगे। और ईटी नाउ स्वदेश की एक और खबर पर मुहर लग चुकी है। हमने बताया था कि जोमेटो क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ब्लिंकिट को खरीद सकती है, और जोमेटो का कल बोर्ड की बैठक भी है जिसमें कि इस डील को लेकर कुछ चर्चा भी की जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं नयनतारा के पास। नयनतारा, बताइए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम जोमेटो की बात करें, आप एक काफ़ी बड़ा डाइल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन ये होंगे ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स के लिए। हम इक्विटी डाइल्यूशन जिसकी बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 7% इक्विटी डाइल्यूशन, ये शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स। ब्लिंकिट इसका नाम पहले ग्रोफर्स होता था, अब वो सारी डिलीवरीज 10 मिनट में करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही है जो कंपनी जोमेटो खरीद रही है। ये होगा एक शेयर स्वैप 1:10 का, मतलब हर एक जोमेटो शेयर के लिए 10 ब्लिंकिट शेयर्स, और तभी इक्विटी डाइल्यूशन जो होगी वो 7% का होगा। ब्लिंकिट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है सॉफ्टबैंक। सॉफ्टबैंक को अब 3.5% से ज़्यादा स्टेक मिलेगा जोमेटो में। हमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर हम ब्लिंकिट की बात करें, काफ़ी वैल्यू इरोजन हो चुकी है। अब पिछले साल जोमेटो ने जब इन्वेस्टमेंट किया था ब्लिंकिट में, वो $1 बिलियन प्लस से ज़्यादा था वैल्यूएशन। अब हमें बताया जा रहा है सिग्निफिकेंट वैल्यू इरोजन है, शायद $700 मिलियन से भी कम। तो आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश, हम आपके लिए सारी बड़ी खबरें ला रहे हैं सबसे पहले।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आज जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट पर जीएसटी में कटौती की जा सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अगले हफ्ते होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को कुछ राहत मिल सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल उस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है जिसमें इस बात की मांग की गई है कि हर कैटेगरी के जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं उसके इक्विपमेंट्स पर जीएसटी की दरों में एकरूपता लाने की ज़रूरत है, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है। इस बात की मांग की गई है कि जो अलग अलग कैटेगरी के जो इक्विपमेंट्स हैं उन सब पर यूनिफॉर्म 5% जीएसटी जो है वो लगाने की ज़रूरत है। अभी अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर 5%, 12% और कुछ पर 18% जीएसटी जो है वो लगता है। लेकिन ये प्रस्ताव नीति आयोग और ऊर्जा मंत्रालय ने भेजा है और इस बात की मांग की है कि चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बैटरीज हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, ग्रीन अमोनिया हो, इसमें इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर यूनिफॉर्म 5% जीएसटी लगाने की ज़रूरत है ताकि जो इनपुट कॉस्ट है कंपनियों की उसमें कमी लाने में मदद मिले। इस वक्त जो ग्लोबल डिसरप्शन की स्थिति है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी सप्लाई में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव दिया गया है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर सकती है। इसके अलावा एक और अहम प्रस्ताव है जिसमें जीएसटी काउंसिल इस बात पर विचार कर सकती है कि जो अनयूटिलाइज्ड पावर है अगर जनरेटर्स उसका एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आईटीसी का प्रोविजन जो है वो दिया जा सकता है। इस मसले पर भी जीएसटी काउंसिल विचार कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।